नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे और यह हमारी क्लास 2 है। यदि इसी तरह आप निरंतर हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो प्रस्तावना है, पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी आपकी प्रस्तावना। अब आइए आगे प्रस्तावना के विषय में मुख्य बातें क्या हैं उसे देख लेते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा गया है परीक्षाओं में। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को अथवा उद्देशिका को। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। अर्थात प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन सभी जितनी शक्तियां हैं उनका केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इत्यादि जो पूरी प्रस्तावना लिखी है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। इसका यह अर्थ है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। दोस्तों, जब यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन मोहन मालवीय के केस में 1957 में यह निर्णय किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। जहाँ भी संविधान में हमको भाषा समझ में नहीं आती है, संदिग्ध भाषा होती है, वहाँ पर प्रस्तावना ही वहाँ पे सहायता इनकी करती है। अगला पॉइंट है, बेरुवाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। दोस्तों, बेरुवाड़ीवाद आपने अभी पीछे पढ़ा था, तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका यानी संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका अथवा संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना में आपकी जो विधायिका है, संसद है, वह संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। क्या था मूल ढांचा का सिद्धांत अभी देखेंगे। तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। दोस्तों, संविधान का मूल ढांचा प्रस्तावना भी है। अगला पॉइंट है, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। दोस्तों, यदि संसद चाहे भी तब भी
संविधान का जो मूल ढांचा है आपका प्रस्तावना, उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। हाँ जी दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक था समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा राष्ट्र की अखंडता। दोस्तों यह हमारा प्रस्तावना ही थी। अब हम प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ MCQ देखेंगे, जिससे हमारा प्रस्तावना टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। संविधान की प्रस्तावना। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो उसका उत्तर होगा प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग इत्यादि। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, अर्थात कोई भी सरकार बनती है तो वह निश्चित 5 वर्ष के लिए ही निर्वाचित होती है। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। 8वां प्रश्न है, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, अर्थात गणतंत्र वही देश होता है दोस्तों जहां पर वंश परंपरा के अनुसार राजगद्दी न मिले। 9वां प्रश्न है, वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में हमने पढ़ा था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष हैं और राष्ट्र की अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। 11वां प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक वंशानुगत शासक नहीं है। दोस्तों गणतंत्र का तात्पर्य होता है वंश परंपरा से गद्दी न मिलना। 12वां प्रश्न है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों लोक कल्याण शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ी थी। 13वां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। 14वां प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। हाँ दोस्तों, गणतंत्र कहिए अथवा गणराज्य कहिए एक ही बात है। यहाँ पर जो भी राज्याध्यक्ष होता है उसका चुनाव किया जाता है। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में किसमें कौन क्रम सही है? तो दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में इनमें से सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। ठीक है दोस्तों। 16वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? तो दोस्तों सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो दोस्तों हम भारत के लोग से अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। 18वां प्रश्न है, समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यदि आपने हमारी ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों जीके शॉर्ट ट्रिक्स करके हमारा एक प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के आप बहुत सारी जीके की शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं।
20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। 21वां प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है दोस्तों? हम भारत के लोग, इन शब्दों से। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुई थी, उसका तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो दोस्तों भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 24वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना के अंतर्गत देख सकते हैं। 25वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, न कि गुटनिरपेक्ष। ठीक है। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक गणतंत्र लोकतंत्र को अपनाया है। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? तो दोस्तों भारत की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है जनता के हाथ में है। 28वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए करने का प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक है दोस्तों। 30वां प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो दोस्तों संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि नहीं स्पष्ट होती है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन जो प्रस्तावना में तिथि है वह 26 नवंबर 1949 दी गई है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान लागू करने की तिथि नहीं है। 32वां प्रश्न है, किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इन उद्देश्यों को भारतीय संविधान जो है नहीं बताता है। 33वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। 34वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। 35वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता है दोस्तों वह भारत की जनता में निहित है। 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों अंगीकृत की यदि बात आए तो 26 नवंबर 1949 को, और यदि लागू करने की बात कही जाए तो 26 जनवरी 1950। 37वां प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो दोस्तों भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो दोस्तों अंगीकार हो अंगीकृत हो एक ही बात है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अथवा अंगीकार किया गया था। 39वां प्रश्न है, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो दोस्तों अब लागू करने की बात है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को।
40वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्तों 1950 में, अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। 41वां प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन हुआ है केवल, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। आपने अभी पीछे पढ़ा भी था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। 42वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो दोस्तों 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। 44वां प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों प्रजातंत्र कहलाता है। 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। 46वां प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 47वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस भाग में स्पष्ट रूप से धारणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया है। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।